बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर हिंदी साहित्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आज चर्चा होगी। बीए सेकेंड ईयर में 5 कविताएं हैं, जिनमें सखी बसंत आया, वरदे वीणा वादिनी वरदे, हिंदी के सुमनों के प्रति, वह तोड़ती पत्थर और राजे ने रखवाली की। जबकि फाइनल ईयर में हमको आधुनिक साहित्य में कुछ प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है, जो द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमें फाइनल ईयर में करना है। हम दोनों क्लास को कंबाइन लेके चल रहे हैं कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की विशेषता है, वह छायावाद की भी विशेषता है। जबकि छायावाद में निराला के अतिरिक्त जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत और अन्य कवि आते हैं। छायावाद का जो समय है वह 1918 से 1936 ईस्वी का है। अब छायावाद का अर्थ क्या होता है? हम कह सकते हैं कि यदि भाव जो है वह जो मुख्य अर्थ जो है वह पंक्ति के अर्थ से बिल्कुल भिन्न हो, अर्थात वो गूढ़ अर्थ को जो अपने में या अत्यंत गंभीर अर्थ को अपने भीतर छुपाए रहता है, लेकिन बाहर से वह वैसा प्रकट नहीं आता जैसी उसकी गंभीरता होनी चाहिए, तो वह कविता छायावाद कविता कहलाती है। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, किसी कविता में भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े, अर्थात भाव जो हैं कुछ और अर्थ लिए हुए हों, तो उसे छायावादी काव्य कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि अगर हम छायावाद को समझते हैं तो काव्य वस्तु, या हम जिसे भाव पक्ष कहते हैं, उसे रहस्यवाद के रूप में समझना चाहिए। अर्थात रहस्यवाद जो है वह अपने अंदर रहस्य को छिपाए रहता है, अर्थात वह अपने अर्थ को खुलकर स्पष्ट नहीं करता। जबकि शैली जो है उसकी चित्रमयी शैली है, अर्थात देखने में वह एक चित्र का रूप प्रस्तुत करती है और कहीं ना कहीं वह काल्पनिक होती है, यथार्थ अर्थ को वह नहीं रख पाती है। जबकि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद है। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा रूप और सूक्ष्म का अर्थ आप जानते ही हैं, छोटा रूप। तो अगर कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रति विद्रोह आवश्यक हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो व्यवस्था है वह स्थूल है, और जो विद्रोह किसी सूक्ष्म द्वारा किया जा रहा है या किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, वह सूक्ष्म के रूप में होता है। इसे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि द्विवेदी युग में आदर्शवाद का बहुत अधिक प्रभाव हमको दिखाई देता है, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में हमने पिछली क्लास में देखा है। वहाँ पर आदर्श की बात अधिक हुई है, अर्थात यह होना चाहिए भारत को, भारत की स्थिति अभी बहुत ख़राब है तो भविष्य में हमें बहुत अच्छे से कार्य करना चाहिए, तभी होगा देश आज़ाद। इस तरह की बातें हमको समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाती है और हमें कहीं ना कहीं आदर्श की ओर प्रेरित करती है। जबकि सूक्ष्म में हम व्यक्ति को महत्व अधिक देते हैं। समाज समाज की भी बारी आती है, लेकिन व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता की भी रक्षा आवश्यक हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि स्थूल कहने का आशय है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वह दबकर रह जाता है, तो हम कहेंगे कि वह सूक्ष्म का विद्रोह है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए विरोध अवश्य करेगा। नामवर सिंह कहते हैं, छायावाद जो है राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अनुभूति है या अभिव्यक्ति है। तो राष्ट्रीय जागरण कहने का आशय है यहाँ कि देश को आज़ाद करने का जो समय चल रहा था 1918 से लेकर 1947 तक, तो यह जो पीरियड है, यह जो कालक्रम है, इसमें राष्ट्रीय जागरण यानी राष्ट्र जाग रहा है कि उसे किस तरह से भविष्य में कार्य करना है। तो इसकी अभिव्यक्ति जो है तात्कालीन परिस्थितियों की, जो उस समय उपस्थित थी वैसी परिस्थितियों की अभिव्यक्ति ही छायावादी कविता में हुई है। ये एक नाम आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे जी का। मुकुटधर पांडे जो हैं वो जांजगीर चांपा, जो छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है, उसके एक स्थान बालपुर में उनका जन्म 1895 ईस्वी में हुआ था। इन्हें ही छायावाद कविता का जनक कहा जाता है।
इन्होंने भी कविता के अर्थ में कहा था कि जो विशिष्ट अर्थ रखा हुआ रहता है और एक रहस्यात्मक अनुभूति भी उसमें दिखाई देती है, वह कविता छायावाद कहलाती है। इनकी प्रमुख रचना है पूजा फूल, शैलबाला, हृदयदान, कुर्री के प्रति। कुर्री एक क्रॉन्च पक्षी है जो उनके बच्चे की मौत हो जाती है पक्षी के, तो उसके प्रति वो अपना शोक व्यक्त करती है। अब आते हैं कि परिस्थितियां जो है, छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 तक, इसमें परिस्थितियां किस तरह की थी। तो हम परिस्थितियों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक परिस्थितियों के रूप में देख सकते हैं। 1918 में अंग्रेज यहाँ पर भारत में विद्यमान थे और आज़ादी के लिए संघर्ष निरंतर जारी था। और इसी समय विश्व युद्ध विश्व में चल रहे थे और रूस में भी रूसी क्रांति हुई थी। तो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि निरंतर संघर्ष हमें पूरी दुनिया में और भारत में भी देखने को मिलता था। सामाजिक स्थिति में हम देखते हैं कि समाज के जो दबे हुए वर्ग थे, जैसे कि नारी और दलित। दलित हम उन वर्ग को कहते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं शोषण का सामना करना पड़ा है। अर्थात जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो 4 वर्णों में बटा हुआ था हमारा भारत, हमारा भारतीय समाज, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र की स्थिति बहुत अधिक चिंताजनक थी और वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे थे। उसी समय नारी में भी जागरण की अवस्था बनी हुई थी, अर्थात वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होती जा रही थी। तो निराला जी की रचनाओं में भी हमें यह दोनों जागरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, यानी नागरी नारी जागरण और दलित चेतना। आर्थिक क्षेत्र में भारत का शोषण जो है वो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा था। यहाँ से वह कच्चा माल ले जाकर यूरोप में फैक्ट्रियों को दे देते थे और वहाँ से जो तैयार माल है वह भारत में आकर बेचा करते थे। तो इस तरह से भारत का जो आर्थिक विकास होना चाहिए था उस समय, वह भारत में नहीं हुआ बल्कि ब्रिटेन में हुआ। तो आर्थिक स्थिति भारत की बहुत अधिक खराब थी, इसी कारण यहाँ पर निरंतर अकालों का भी सामना करना पड़ता था। तो निराला जी की रचनाओं में जो देश में असंतोष व्याप्त था वह भी हमें देखने को मिलता है। धार्मिक क्षेत्र में ईश्वर से यही प्रार्थना की जाती थी कि भारत कम से कम आज़ाद हो जाए और अंग्रेज यहाँ से चले जाएं। और धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत सारी कुरीतियाँ भी विद्यमान थी, जैसे अंधविश्वास, इस तरह की बातें। तो उन्हें भी दूर करने का निराला जी प्रयत्न करते हैं और शक्ति की मौलिक कल्पना करने के लिए कहते हैं कि अगर राम जो हैं वे दशरथ के राम न होकर निराला के राम हैं, या तुलसीदास के राम न होकर निराला जी के राम होते हैं। राम की शक्ति पूजा इनकी एक कविता है जिसमें ये शक्ति की मौलिक कल्पना करने की बात करते हैं। मौलिक कल्पना करने का आशय है एक ऐसी कल्पना जो आपने स्वयं की हो। मतलब शक्ति को, अगर आप शक्ति की आप पूजा करते हैं तो आपको अपने विचारों को समझना होगा और उसे तीव्र करना होगा, तो जाकर शक्ति जो है, जो ईश्वर की उपासना है, वह सफल होगी। इसे आप राम की शक्ति पूजा कविता पढ़ेंगे या जब हम वह तोड़ती पत्थर पढ़ेंगे तो उस संदर्भ में वहाँ पर उसकी चर्चा की जाएगी। साहित्यिक क्षेत्र में यूरोप में स्वच्छंदतावादी आंदोलन चल रहा था। स्वच्छंद का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के रुकावट को सहन न करना। अगर व्यक्ति सही कर रहा है उससे भी उसे भी उसमें भी रुकावट ना आए, और कुछ गलत कर रहा है उसमें भी रुकावट ना आए। स्वच्छंद और स्वतंत्र में थोड़ा सा अंतर है। स्वच्छंद वह जो है गलत को भी कहीं ना कहीं स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे सीखने की आदत होती है। गलती करेगा उसके बाद वो सीखेगा ज़रूर। तो यहाँ पर वह स्वच्छंद रूप में कार्य कर रहा है। और स्वतंत्र जो है, वहाँ पर हम कहेंगे कि वह अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों के प्रति जागरूक है। स्वच्छंद में व्यक्ति कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं रहता है। तो यूरोप में जो स्वच्छतावादी आंदोलन चल रहे थे, जिसमें कीट्स, वर्ड्सवर्थ, बायरन, ये सब रचनाएं ये सब कवियों द्वारा रचनाएं लिखी जा रही थी। तो इसका भी हमको भारत पर प्रभाव दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त निराला जी की प्रमुख विशेषताएं हैं और छायावाद की भी ये प्रमुख विशेषताएं होंगी, जिसको हम अगली क्लास में भी कंटिन्यू रखेंगे। स्वातंत्र चेतना, व्यक्तिकता, कल्पना तत्व और देश प्रेम की भावना। अब हम देख रहे हैं कि स्वतंत्र चेतना में
स्वतंत्रता राजनीतिक मांग ही नहीं है बल्कि जीवन मूल्य भी है। अर्थात ऐसा नहीं है कि भारत आज़ाद हो जाए तो भारत का हर चीज़ अच्छा हो जाएगा, बल्कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर स्वतंत्र महसूस करे तब देश का विकास होता है। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता की मांग है वह केवल भारत की आज़ादी तो है ही, बल्कि इसके साथ साथ रूढ़ियों, धार्मिक अविश्वास, इन सब के प्रति या समाज में जो अ, बंधन बने हुए हैं उनकी उनसे भी मुक्ति की बात की जाती है। निराला जी की यह पंक्ति है, तोड़ो 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 कारा, कारा यानी जेल कहते हैं जिसे हम कारावास। तो तोड़ो 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 कारा, निकले फिर गंगा जलधारा। मतलब जब आप इस कैद को तोड़ेंगे तभी आपकी स्वतंत्रता की जो चेतना है उसका विकास होगा। व्यक्तिकता में हम देखेंगे जी स्वयं के जीवन की घटनाओं का वर्णन छायावाद के कवि करते हैं। जैसे निराला जी की सरोज स्मृति नाम की एक रचना है। सरोज जो है वह निराला जी की ही बेटी है और वह काफ़ी जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो निराला जी अपनी बेटी के लिए जो स्मृति रखे हुए थे उसे ध्यान में रखते हुए वह सरोज स्मृति नाम की रचना लिखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं। कल्पना तत्व में नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार निराला में कल्पना की नश्वरता एक अभिनव दर्शन का पर्याय बनकर आई है, जिससे मानव चेतना और मानव संबंधों का विस्तार हुआ है। कल्पना जो है वह आपके मस्तिष्क की उपज होती है और वह सीमाओं को नहीं देखती है। अर्थात अगर आप कोई कल्पना कर रहे हैं तो उस पर किसी का रोक नहीं है, और वह मानव की चेतना और मानव के संबंधों का विस्तार करने का आशय है। वह बंधी हुई नहीं है, इसलिए वह विस्तार ले पाती है। काल्पनिक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी चेतना का विस्तार अवश्य करता है। बादल की बादल राग नामक कविता में जो निराला जी हैं वह बादल को एक क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं और वह कहते हैं, झूम झूम मृदु गरज गरज घर घोर, राग अमर अंबर में भर निजरोर। मतलब अपने अमर राग को बादल जो है वह अंबर यानी आसमान में भर देगा और झूमते हुए बादल में आसमान में पूरी तरह से छा जाएगा। हम यहाँ पर यह देखते हैं कि यह जो बादल है वह एक क्रांतिकारी है और वह जो पूंजीपति वर्ग है उसे भयभीत करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बादल के कारण जो छोटे छोटे किसान हैं वह उसे देखकर ज़्यादा खुश होते हैं, जबकि जो पूंजीपति है वह अपने घर में अंदर रह जाता है जब वो पानी गिरता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो निराला जी हैं वह किसानों के या निम्न वर्ग के समर्थन में अपनी रचनाओं को लिखते हैं। देश प्रेम की भावना जो है, निराला का व्यक्तित्व स्वच्छंद है, अर्थात उन्हें किसी का नियंत्रण पसंद नहीं आता, अतः वह भारत को भी स्वतंत्र देखना पसंद करते थे। जागो फिर एक बार कविता है निराला जी की, इसमें उन्होंने भारत की सोई हुई शक्तियों को जगाने का प्रयास किया है। जैसे कहते हैं, योग्य जन जीता पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है, स्मरण कर बार बार, जागो फिर एक बार। जैसा कि हम जानते हैं डार्विन का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत कहते हैं कि जो श्रेष्ठ है वही जिएगा, और इसे हम भारत में यह बताया जाता था कि यह विचारधारा जो है वह पश्चिम से आई है, जबकि हम देखते हैं कि गीता में भी यह संदेश मिलता है। इसलिए हमें अपने ग्रंथों का आदर करना चाहिए और उनसे सीखने का भी प्रयास करना चाहिए। इस तरह से हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज आपने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं और छायावाद की भी काव्यगत विशेषताएं क्या हैं, छायावाद की परिभाषा और उस समय की परिस्थितियों का अध्ययन किया। ठीक है, थैंक यू।